Hello everyone, today is 19th of September and 64 years have passed since the signing of the Indus Water Treaty at Karachi. From the Indian side it was Pandit Jawaharlal Nehru and from the side of Pakistan it was General Ayub Khan who have signed this agreement. And the vice president, the then vice president of World Bank was also the signatory. Now, this particular treaty is considered as one of the best example of benevolence shown by the upper riparian state. There is no such example of any inter-state treaty, river water sharing treaty, or inter-country river water sharing treaty, in which an upper riparian state, by upper riparian I mean to say the country from where the river is actually coming, is getting lesser share in the total volume of water being allocated. The lower riparian state like Pakistan is getting the maximum share in the case of Indus Water Treaty. Now I'll try to explain it in Hindi for a larger audience. तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य यह ट्रीटी कराची में होती है, जिसकी मध्यक्षता या ये कह लीजिए द वर्ल्ड बैंक वाज द मीडिएटर as well as like a guarantor to this implementation of this treaty. अच्छा, वर्ल्ड बैंक इसलिए पिक्चर में आया क्योंकि दोनों ही देश अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए उनको वर्ल्ड बैंक से धन की सहायता की आवश्यकता थी. अब इंडस वाटर ट्रीटी के साइन होने में आप समझो कि लगभग 9 साल लगे नेगोशिएशंस में. कुछ बातें पाकिस्तान की हमें नहीं समझ में आ रही थी, हमारी पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रही थी, पर एक बीच का रास्ता किसी तरह से निकाला गया. अच्छा, नाम इंडस वाटर ट्रीटी है जो अपने आप में भारत की जनता को ठीक से यह ट्रीटी है क्या ये बता भी नहीं पा रहा है. हम यहां पर केवल इंडस वाटर का शेयरिंग नहीं कर रहे हैं. मैंने पहले भी बोला कि यह अपने आप में एक ऐसी ट्रीटी है जिसका जैसा उदाहरण दुनिया में दूसरा देखने को नहीं मिलेगा. जो देश जहां से रिवर जा रही है उसे उस रिवर के बेसिन का कम पानी मिल रहा है, लगभग 20% मिल रहा है, और जो देश जहां रिवर पहुंच रही है उसे 80% पानी मिल रहा है इस पूरे बेसिन का. तो आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और भारत इस समय इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट और मॉडिफाई करने के लिए पाकिस्तान को क्यों कह रहा है. एक तरह से हमने कह ही दिया है कि जब तक अब आगे गवर्नमेंट लेवल पर इंडस वाटर ट्रीटी पर रीनेगोशिएशन नहीं होगा, हम इसी ट्रीटी में एक प्रोविजन है जहां पर कि परमानेंट इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड कमिश्नर्स लेवल पर बातचीत होती है, उस बातचीत को हमने स्थगित कर दिया है. और इस संबंध में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर भी न्यूज़ आई है. मैंने 4-5 आर्टिकल्स पिछले 2-3 दिन और पहले के पढ़े और उससे एक तरह का कंक्लूजन आपके लिए लेकर आया हूँ. और न सिर्फ ये किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हमको यह तो पता होना ही चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमने किस प्रकार की संधियाँ की हैं. मुझे व्यक्तिगत लेवल पर यह ट्रीटी दोषपूर्ण लगती है. कम से कम भारत के हित तो इसमें संरक्षित नहीं ही हैं. आइए देखते हैं. तो ये लद्दाख में इंडस वाटर है. अच्छा, एक ट्रीटी को समझने के पहले थोड़ी सी बात हमको यहाँ समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में इंडस वाटर का, इंडस रिवर का बेसिन है किस तरह का. देखिए, मैं एक रफ मैप बनाने की कोशिश करता हूँ. तो मान लिया कि ये हमारा जम्मू कश्मीर रीजन है. ओके, यहाँ कहीं पर मानसरोवर, यहाँ पर कैलाश रेंज है और यहाँ मानसरोवर लेक है. इसी लेक के पास से एक रिवर का उद्गम होता है जो कुछ ऐसे जाती है पाकिस्तान में कराची में. अच्छा, कराची को संभवतः इसीलिए चुना गया क्योंकि कराची में ही अरब सागर में इंडस रिवर गिरती है, तो डेल्टा इसका कराची में ही है. तो ये इंडस रिवर है. यहीं से एक रिवर निकलती है जो सतलज है, हिमाचल प्रदेश से होकर यह पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाती है.
हिमाचल प्रदेश से ही एक रिवर चेनाब है जो निकलती है, वह भी आगे जाकर इनफैक्ट सतलज और चेनाब मिलकर एक रिवर बनाते हैं जिसका नाम है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, पंचनाद। तो ये जो रेड कलर की रिवर है इसका नाम है पंचनाद, जो मैंने रेड से दिखाया है, चेनाब और सतलज मिलने के बाद। अच्छा, पंचनाद है यानी इसका मतलब है कि यहाँ 5 रिवर्स मिल रही होंगी। अब देखिए, तो ये है आपकी इंडस, एक समय यही रिवर भारत की वेस्टर्न बाउंड्री की तरह थी, खैर। तो ये है चेनाब। यहां पर श्रीनगर से होकर एक रिवर आती है जिसका नाम है झेलम। झेलम इस रिवर का नाम है, मैं जे लिख रहा हूं सिर्फ, ये झेलम है, ये चेनाब है। अब 2 रिवर भारत में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास से निकलती है, और एक का नाम है रावी, एक का नाम है ब्यास। एक का नाम है रावी, मैं आर लिख रहा हूं, एक का नाम है ब्यास। सो दिस इज बी, दिस इज आर, ओके। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपको इंडस वाटर ट्रीटी समझ में नहीं आएगी। बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मानसरोवर लेक के पास से कैलाश है, ये कैलाश पर्वत जो शिव जी का स्थान है, वहां से रिवर निकलती है इंडस, जिसमें एक रिवर मान लिया कि चेनाब मिल रही है, या ये कह लो कि चेनाब और सतलज मिलकर मिल रही हैं। चेनाब में एक रिवर झेलम मिल रही है, एक रिवर रावी मिल रही है, और सतलज में एक रिवर भारत में ही मिल जा रही है जिसका नाम है ब्यास। ब्यास और रावी दोनों का उद्गम हिमाचल प्रदेश है, चेनाब का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, चेनाब, रावी, ब्यास तीनों का उद्गम हिमाचली है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इंडस हो, झेलम हो, चेनाब हो, रावी हो, ब्यास हो, सतलज हो, सब भारत में या तो सबका उद्गम है या भारत से होके जा रही हैं। सतलज और इंडस दोनों का उद्गम तिब्बत में है। अच्छा, यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। यहीं से एक रिवर ब्रह्मपुत्र निकलती है जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। यहीं से एक रिवर घाघरा निकलती है जो बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है, और गंगा बाद में ब्रह्मपुत्र से मिलकर यहां सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो ये घाघरा है, ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसा हमारे यहाँ बताया गया है कि शिव जी एक तरह से गंगा का, शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और वहाँ से जल स्रोत निकला। तो अब गंगा तो यद्यपि उत्तराखंड से उद्गम है, लेकिन यह क्षेत्र से, इस क्षेत्र से, इस संपूर्ण दक्षिण एशिया में वृहद पैमाने पर जल, फ्रेश वाटर का ये रिजर्व है। देखिए, इंडस, सतलज, घाघरा और सांगपो जो कि ब्रह्मपुत्र है, सबका स्थान यही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां देखो, इसको पंचनाद बोला गया, इसका मतलब इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इंडस में 5 नदियां मिल रही हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो 5 नदियां मिल रही हैं, किसमें आकर मिल रही हैं? यहां। पांचों नदियां मिलकर इंडस में वाटर को पोर कर देती हैं। अब जब हम नाम ले रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी, तो जिसको नहीं पता है उसको लगेगा जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का ही हमने शेयरिंग किया, इंडस के ही जल का बंटवारा हुआ है। ऐसा है नहीं। यह कुछ कुछ उसी तरह की बात है, या भ्रम फैलाने की एक तरह से प्रयास कह सकते हैं। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय आप में से सभी को मालूम है कि एक खिलाफत मूवमेंट चला। वास्तव में वह खलीफा को स्थापित करने का मूवमेंट था। वो खलीफत मूवमेंट कहा जाता तो ज्यादा बेहतर होता, पर उसे खिलाफत कहने लगे। खैर, तो इंडस वाटर ट्रीटी में एक्चुअल में 6 रिवर्स के वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या ये कह लें कि 3 रिवर हमने पाकिस्तान को दे दी और 3 रिवर अपने लिए छोड़ ली।
तो जो 3 रिवर पाकिस्तान को दिया गया उसको वेस्टर्न रिवर्स नाम दिया गया। वेस्टर्न क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से चलोगे तो 3 रिवर वेस्ट में है और 3 रिवर ईस्ट में है। तो वेस्टर्न रिवर कौन सी? इंडस, झेलम और चेनाब। इनके जल का जो अधिकार है वो इस ट्रीटी में पाकिस्तान को दे दिया गया। हाँ, थोड़ा सा कुछ एलोकेशन है हमारे लिए, एग्रीकल्चरल यूज के लिए या थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अदरवाइज इन तीनों रिवर्स पर राइट पाकिस्तान का है। सो द वाटर ऑफ इंडस, झेलम and Chenab has been allocated for the use of Pakistan, while the water of Ravi, Beas and Satluj is for us to use. So the water is allocated to India. अच्छा, फिर एक ऐसा लगेगा मन में हमारे कि ठीक तो है, पाकिस्तान को आधा 3 नदियां दे दिया और 3 नदियां अपने लिए रख लिया, पर खेल तो यही है। इस पूरे बेसिन का जो अराउंड 80% वॉल्यूम है वो तो चला गया पाकिस्तान को, ये मेन रिवर्स हैं, और जो बाकी का 20% है वो मिला हमको, क्योंकि हमारे पास तो ये नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज। तो एक्चुअल में वाटर किसके पास है? झेलम, इंडस और चेनाब। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां किसी एक ट्रीटी के द्वारा एक अपर राइपेरियन स्टेट इतना ज्यादा अधिकार एक लोअर राइपेरियन स्टेट को देता है। यह बात अलग है कि पानी अंत में ज्योग्राफी तो यही कहती है कि वो इधर ही जाएगा, हम रोक नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर इधर बात एक और समझिए, जो पानी हमारे लिए था ये 20%, वह भी हम यूज नहीं कर पा रहे थे, तो हमने अभी रावी नदी पर एक डैम बनाया है जिसका नाम है शाहपुर कांडी, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये एकदम बॉर्डर पे है पाकिस्तान के। और वो डैम जब बनकर तैयार होगा तब जाकर हम रावी पर जो हमारा एक्चुअल में राइट है वो भी हम पानी रोक पाएंगे। तो शाहपुर कांडी डैम के बारे में भी पढ़िएगा। अच्छा, यहां से अब थोड़ा सा ट्रीटी पर और आगे बात करते हैं। तो 3-3 हो गया, जो कि एक्चुअल में 80-20 है। एक बात समझने की है यहां पर कि हमने सिर्फ रिवर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। वी हैव नॉट जस्ट गॉन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर, वी हैव गॉन फॉर द शेयरिंग ऑफ द रिवर्स। 3 रिवर्स टू पाकिस्तान, 3 रिवर्स टू इंडिया। ये यूनिक बात है जो इस ट्रीटी में है, जैसा दुनिया में कहीं नहीं। 57 रिवर्स हैं एशिया में जो कि ऐसी हैं जिनका एक देश से दूसरे देश में जाना होता है। उनमें से कहीं कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिवाय जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो भारत ने किया है, एक इंडस का पूरा बेसिन और एक गंगा वाटर का शेयरिंग बांग्लादेश के साथ। तो दोनों तरफ अपने लोअर राइपेरियन कंट्रीज को भारत ने एक तरह से बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए, एक बड़ा दिल रखते हुए, अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए, लॉन्ग लास्टिंग पीस को बाई करने के उद्देश्य से ट्रीटी की है। गंगा पर भी लीन पीरियड में 50-50%, यानी जब पानी कम हो जाएगा तो भारत और बांग्लादेश दोनों को बराबर बराबर पानी मिलेगा। चाइना ने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया, किसी देश ने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कम से कम एशिया में तो नहीं है। आप सोचो कि मेक्सिको को यूएस से जो वाटर मिलता है थ्रू द रिवर्स, उसका मतलब आप वो 1944 का एक एग्रीमेंट है, उससे जितना वाटर मेक्सिको को मिलता है उससे कई हजार गुना, 9000 टाइम्स टू बी प्रिसाइज, पानी हम इंडस से पाकिस्तान को दे रहे हैं। 1960 में यह हुआ, लेकिन इसके ठीक 5 साल के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम पर। तो देखिए, बात समझिए, जब आप जरूरत से अधिक सहृदयता दिखाते हैं, बहुत अधिक सीधे प्रतीत होते हैं, बहुत अधिक ऐसा लगता है कि आप अपने हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको उदार नहीं बेवकूफ़ समझता है। पाकिस्तान यही हमारे साथ करता रहा है। तो 1965 में हमला किया। एक और बात समझिए, जब आपको ट्रीटी करनी ही थी तो कम से कम एक एक रिवर का करते हैं। आपको
इंडस वाटर ट्रीटी करते तो बात समझ में आती। आपने तो एक साथ ये रिवर इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज सारी ट्रीटी सारे पर आपने एक साथ एग्रीमेंट कर लिया। भाई एक कोई चीज आप दो किसी को, बदले में कुछ वो आपको दे, फिर आप कुछ उसको दो, फिर आप उस आपसे कुछ आपको कुछ प्राप्त हो, वो तो बात समझ में आती है। पर इस तरह की ट्रीटी मेरी समझ में नहीं आ रही। खैर आगे देखते हैं। एक और बड़ी विडंबना है कि जब हमने जम्मू कश्मीर राज्य से, तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से जाने वाली तीनों नदियां, इंडस, झेलम, अच्छा झेलम की जो भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि किशन गंगा पर विवाद चल रहा है, तो उस पर भी तो इन्हीं को दे दिया अधिकार। तो आपने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के हितों के संरक्षण की बात भी नहीं की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2011 में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि इंडस वाटर ट्रीटी को या तो स्क्रैप करिए या तो मॉडिफाई करिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, इस स्टेट से रिवर्स जा रही हैं और दिल्ली इस बात का फैसला कर रहा है कि इनको कोई पानी नहीं मिलेगा, अधिकार पाकिस्तान का है। यहां के लोगों को क्या लगेगा दिल्ली के प्रति? क्या सद्भावना जागृत होगी या दुर्भावना जागृत होगी? ठीक है, तो ये तो थी इंडस वाटर ट्रीटी के बात। अच्छा, एक और इसमें प्रोविजन है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत ही भारत को यह अधिकार है कि इन नदियों के वाटर को डाइवर्ट तो हम नहीं कर सकते, कहीं ले दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के लिए रिवर्स जा रही हैं तो उससे पानी ले सकते हैं, लेकिन हां, हम लोग एक रन ऑफ द रिवर, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन भी पूछ चुका है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट on the western rivers. Now what does this run of the river project means? It means, simply means, like if let's say this is the river, we can construct a dam, we can raise the water, we can have a storage here, but we cannot divert the water anywhere. We can allow the water, and through this process the electricity will be generated by turbine. So hydroelectric projects can be constructed, but there cannot be any canal to divert the water to anywhere else. So the river is like flowing like this. You can construct a dam, but you'll have to allow the river to flow. It is here where the catch lies. Almost every river project, whether it is Bagalihar, whether it is Kishan Ganga, whether it is Ratle, Kishan Ganga and Ratle are in recent news in the past decade. On every project, Pakistan has raised objections that India is diverting the water, the height of the dam is so and so, they can control the floods in Pakistan, they will definitely divert it if the storage is more. So all sorts of objections they have raised. Now there is a mechanism to address these objections as well in the treaty itself. What are the mechanisms जहाँ पर फिर से विवाद आया? Number one, there is a permanent इंडस वाटर कमीशन। तो एक इंडस वाटर कमीशन परमानेंटली है, एस्टैब्लिश्ड है, हर साल मिलना है इनको। तो एक कमिश्नर भारत का है, एक कमिश्नर पाकिस्तान का है। कोई भी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसी के थ्रू एडजस्टमेंट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। युद्ध के समय भी परमानेंट इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग बंद नहीं हुई। संभवतः इसमें रोल वर्ल्ड बैंक का भी था और भारत का एक, जो कि जल पर हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, यह भी था। तो जल कभी पिक्चर में आया ही नहीं बाइलैटरल टाइज के बीच में। ये पहली बार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय, जब ये 2014 में आए और 16 में ये आतंकवादी घटना हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक बालाकोट में हुआ एयरफोर्स में, तब पहली बार हमने कहा कि भाई हमको इसको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। फिर पुलवामा के समय हमने कहा कि हम जल को रोक देंगे, इंडस वाटर पर हम जरूर कुछ कठोर निर्णय लेंगे। फिर अच्छा, पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से तमाम प्रोजेक्ट्स पर ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा है। हम टेररिज्म के साथ इसको जोड़ने की कोशिश प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के बाद से कर रहे हैं। अच्छा, तो एक मैकेनिज्म ये है। दूसरा, अगर यहां मैटर नहीं सॉल्व होता है
तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया जाएगा, इस न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक इसमें भूमिका प्ले करेगा। और थर्ड है एक परमानेंट, एक तरह से ऐसे समझिए कि एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो मान लीजिए कि हम यहां नहीं मैटर सॉल्व होता तो यहां होगा, नहीं तो यहां होगा। ये हेग में है, 7 मेंबर्स की एक पैनल बैठता है और फाइनल निर्णय होता है। किशनगंगा प्रोजेक्ट पर यहां तक बात गई थी, कई और पे हुई थे, बगलिहार पे भी हुआ था। अब क्या होता है कि हमने ट्रीटी में कुछ ऐसा प्रोविजन रखा है कि ये ग्रेडेड मैकेनिज्म है। इफ द थिंग्स आर नॉट सॉल्व्ड हियर, इट विल बी सॉल्व्ड हियर, इफ नॉट हियर देन विल हैव इट हियर। पर किशनगंगा प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने पहले ये बोला, फिर अगले ही साल कहा कि हमको ये चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए दोनों का निर्णय अलग अलग आ जाए तब क्या होगा, आप तो पैरेलल दोनों प्रोविजंस लेकर चल रहे हैं। खैर नहीं माना पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने दोनों एक साथ चला दिया। फिर क्या होता है, इसका निर्णय आता है, इसके निर्णय को हम लोग मान लेते हैं और भारत को किशनगंगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात अलाउ कर दी जाती। किशनगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, उसी पर ये रिसेंट कंट्रोवर्सी अराउंड 2007 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तभी से है। फिर 10-11 के आसपास 11 पर आर्बिट्रेशन ये हुआ, प्रोजेक्ट रोका गया और 13 में हमको अलाउ किया गया। अच्छा सोचिए, बार बार जब प्रोजेक्ट रुकता है, कॉस्ट एस्केलेट करती है, टाइम बढ़ता है। हमारे जम्मू कश्मीर को या बाकी किसी कोई भी स्टेट हो, इस तरह का प्रोजेक्ट अगर चल रहा हो तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से जो लाभ है वो हमें नहीं मिलते हैं, तो हम बड़े इरिटेट होते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। अब हमने 2023 में लास्ट, यानी कि 2023 जनवरी में अराउंड, हमने पाकिस्तान को कहा कि भैया हमको मॉडिफाई कराइए ट्रीटी। नाउ इन दिस काइंड ऑफ मोड कि आप ये भी करो, ये भी करो, हर प्रोजेक्ट हमारा आप अड़ंगे लगाओ, हम इस तरह से नहीं करेंगे। दूसरा, ब्लड एंड वाटर बोथ कैन नॉट फ्लो टुगेदर साइमल्टेनियसली, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। अब 1.5 साल के बाद, इस बीच में 4 बार लेटर का आदान प्रदान हुआ। अभी कल फिर से हमने इस बात पर कह दिया है कि कोई भी हमारी ये इंडस वाटर कमीशन की अब मीटिंग नहीं होगी, जो कि युद्ध काल में भी नहीं रुकी है एक तरह से। तो मई 2022 के बाद से नहीं हुई है। हमने अब कहा है ये तब तक नहीं होगी जब तक कि इंडस वाटर ट्रीटी पर रीनेगोशिएशंस और मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे। एक बात और समझिए, भारत ने कहा कि भाई 64 ईयर्स हो गए हैं इस ट्रीटी को, तब से अब जो वाटर का लेवल है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, दैट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। डेमोग्राफी भी दोनों तरफ से चेंज हो गई है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, क्लीन एनर्जी का हम इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यहाँ तक कि पेरिस एग्रीमेंट में भी हमने लिख कर दिया है कि विल ट्राई टू एक्सपीडाइट द क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे में साथ ही साथ आप आतंकवाद करने से बाज नहीं आ रहे हो। आपका जो स्टेट है वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स को लगातार सपोर्ट कर रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर आपकी तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं है। ऐसे माहौल में हम अपना नुकसान सहते हुए, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर ने एक एक्सपर्ट पैनल भी क्रिएट किया था जिसने यह एसेस करने की कोशिश की कि जो हम अपना शेयर दे रहे हैं पाकिस्तान को, उससे क्या इकोनॉमिक लॉस होता है जम्मू कश्मीर को। तो मैसिव इकोनॉमिक लॉस जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ये जम्मू कश्मीर स्टेट को भी होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक स्वागत योग्य कदम उठाया और कहा है कि अब आगे इस ट्रीटी पर जब तक रीनेगोशिएशंस नहीं हो जाएगा तब तक ये वाली बात नहीं होगी। एक तरह से बार्गेनिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है और निश्चित रूप से यह एक तरह से पाकिस्तान को यह बात याद दिलाने का तरीका भी है कि भैया सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। थैंक यू सो मच।